नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में खान सर को द्वारा करंट अफेयर्स जो क्लासरूम में पेज टेस्ट के रूप में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है दोस्तों? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश ही रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात कर लें, इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मुकाबले में 2022 में उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश से मोबाइल गेमिंग खेलने वाले यूजर्स की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और जारीकर्ता की दोस्तों इसमें बात कर ले, जारी कौन करता है तो मोबाइल प्रीमियर लीग MPL गेमिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किस रियासत के आखिरी निज़ाम के पोते मुकर्रम जाह का निधन हो गया है? और दोस्तों ये बात करें दोस्तों, ये जो है ये हैदराबाद की रियायत का दोस्तों ये निधन हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका दोस्तों डी हो जाएगा। इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात कर लें तो हैदराबाद के आखिरी और 8वें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खान बालासन मुकर्रम जाह बहादुर का निधन हो गया है। तो वे पिछले एक दशक के तुर्की में ही रह रहे थे और उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें हैदराबाद में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। और मुकर्रम जाह को उनके दादा और हैदराबाद रियासत के फातिमी निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने 1954 में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और तभी से उन्हें हैदराबाद का 8वां और आखिरी निज़ाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश की आबादी में 60 वर्षों के बाद गिरावट आई है? और दोस्तों बात करें तो ये जो है ये चीन में दोस्तों 60 वर्ष के बाद दोस्तों ये इसकी आबादी में दोस्तों ये गिरावट आई, इसकी जनसंख्या में ये गिरावट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसकी प्रमुख दोस्तों बात कर लें तो आबादी बढ़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और 60 साल के इतिहास में पहली बार चीन में पैदा होने वालों से ज़्यादा तादाद एक साल में मरने वालों की संख्या की है। और ये बात चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि चीन की सरकार जनसंख्या बढ़ाने के लिए कई अहम कदम भी उठा चुकी है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों अगर बात करें तो ये मोहम्मद एहसान इंडोनेशिया के दोस्तों रहने वाले दोस्तों इसने ये जीत लिया, इसको ध्यान रखिएगा। मोहम्मद एहसान ने इसको जीता है। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात कर ले तो महिला एकल की बात करें दोस्तों तो ये अकाने यामागुची जो ये जापान की, इसने महिला एकल को दोस्तों जीता। और पुरुष एकल की बात करें तो ये फजर अल्फियान मोहम्मद रियान अर्दियांती इंडोनेशिया किसने जीता है। और महिला युगल किंग चेन की बात करें तो ये जिया ये फान चीन के रिश्ते वाले ये जीती है दोस्तों। और मिश्रित युगल की बात करें तो ये झेंग चिवई हुआंग यांग कोंग ये चीन के रहने वाली इसकी है। और आयोजन स्थल की दोस्तों बात करें तो ये कुआलालंपुर में मलेशिया में ये आयोजित स्थल किया गया है, आयोजित स्थल यहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ दोस्तों? ये जो है ये दावोस जो स्विट्जरलैंड में है, ये यहाँ पर ये हुआ था आयोजित, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023। अगला प्रश्न है दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें, इसका थीम था कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसका थीम था। और दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व बात करती है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, RK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोस्तों में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई है? तो ये दोस्तों ये जो है ये दिल्ली में आयोजित की गई, इसको ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में आयोजित की गई है। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात कर लें तो 18 जनवरी 2023 को केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बार नई दिल्ली में बैठक हुई। यह केंद्र और राज्यों दोनों की परियोजना है और दोनों इसे समय पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित की गई है? ये दोस्तों ये कर्नाटक में ये स्थापित की गई, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो रेन्यूज पावर ने कर्नाटक के गंडक में भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंग टर्बाइन जनरेटर का स्थापित किया गया है। यह एक पवन टर्बाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द
क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे, जो पवन और सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जोड़ती है। यह परियोजना सालाना भारत में 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए ऊर्जा उत्पादन करेगी। अगला प्रश्न है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? दोस्तों बात करें तो ये शुभम गिल ये बन चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये शुभम गिल बने हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले। और दोस्तों बात कर ले इसके प्रमुख पॉइंटों की, तो ये भारत के युवा बल्लेबाज शुभम गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक जोड़ दिया है। और शुभम गिल ने अपनी शानदार पारी के दौरान 19 चौके और 9 शानदार छक्के लगाए हैं। और शुभमन वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन चुके हैं। और शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के पाँचवें बल्लेबाज भी बन चुके हैं। अब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा इरफान किशन के साथ विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। और गिल लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? ये जो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में अवस्थित, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें किस लिए प्रसिद्ध, ये हीरा के खदान के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनियां एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मध्य प्रदेश में एक बड़ी हीरा परियोजना शुरू करने की कोशिश कर रही है। और मानव विस्थापन, पर्यावरण क्षति और आजीविका के नुकसान पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह खदान मध्य प्रदेश के सांची से 200 किलोमीटर दूर स्थित बक्सवाहा में एक जंगल के अंदर है। और मध्य प्रदेश में देश के कुल हीरा संसाधन का लगभग 90% हिस्सा है। और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ अन्य राज्य जो हीरे का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया? दोस्तों ये पाकिस्तान के इसको घोषित कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा, आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। कृषि प्रमुख से बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। मक्की लश्कर ए तैयबा के प्रमुख 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने मक्की का नाम अपनी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है। इस सूची में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने, उन पर यात्रा और हथियार संबंधी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी है। और मक्की को अमेरिका से पहले ही एक आतंकवादी घोषित कर चुका है। अब मक्की की दुनिया में भर में बनाई गई संपत्ति को फ्रीज किया जा सकेगा, उनकी यात्रा पर भी प्रतिबंध रहेगा। और भारत ने पिछले साल लाया था प्रस्ताव। और बता दें कि मक्की और वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव भारत के पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में लाया था, लेकिन चीन ने अरंगा लगा दिया था। और इसी वजह से मक्की को उस समय वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, प्रमुख पॉइंट था। और दोस्तों बात करें तो कौन है अब्दुल रहमान मक्की? तो अब्दुल रहमान मक्की दोस्तों 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उल दावा का सदस्य। और मक्की पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अहल ए हफीद के हदीस के अलावा लश्कर ए तैयबा में भी ये दबदबा रखता है। मक्की हाफिज सईद का सबसे खास रिश्तेदार था, जो कि उसके काले खेल में हमेशा वफादारी से साथ देता था। और भारत के खिलाफ साजिश रचने में भी मक्की हमेशा आगे रहता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद कर दिया है? तो ये दोस्तों ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा ये किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख दोस्तों बात कर ले तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद कर दिया गया है। और मंत्रालय ने विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी देने वाली इस योजना को भी बंद कर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? दोस्तों इसकी बात करें तो ये जो है तो ये रूस के द्वारा ये भेजा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात कर ले तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अब अंतरिक्ष में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बचाने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रूस के अंतरिक्ष यान में कूलेंट लीक होने की घटना हुई थी। और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने बताया कि इस लीक के कारण स्पेस स्टेशन से उसे अपने अंतरिक्ष यात्रियों की निकालने के लिए
सोयूज MS-23 ये अंतरिक्ष यान को 20 फरवरी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। और यह अंतरिक्ष यान एक खाली यान होगा जो पिछले अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 को रिप्लेस करेगा और डैमेज्ड विमान को वापस धरती पर लाएगा। यह ऑपरेशन भी नासा और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। और 15 दिसंबर को सोयूज MS-22 का लीक का पता चला था। इसको ध्यान रखिएगा, प्रमुख पॉइंट था। अगला प्रश्न, और दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों तो राजधानी तो कहाँ दोस्तों, ये मॉस्को इसकी राजधानी है, मुद्रा रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और फनफद का नाम दोस्तों डियोमा फनफद का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-23 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हुआ है? तो ये जो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण शुरू हो चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात कर लें तो ये कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए भारत रूस का संयुक्त उद्यम दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का एक प्रमाण है। एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारत में इन राइफलों के निर्माण का कदम न केवल भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक मारक क्षमता प्रदान करता है बल्कि दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक का सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी कार्य करता है। और दोस्तों बात करें मेक इन इंडिया पहल के अनुसार फिर यह संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार की मेड इन इंडिया के पहल के अनुरूप भारत में AK-203 राइफल्स के उत्पादन का 100% स्थानीयकरण सुनिश्चित करने की योजना बना रही है। और दोस्तों यह सुविधा न केवल भारत में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को AK-203 असॉल्ट राइफल ने से यह पूरी तरह से लैस करने में सक्षम होगी बल्कि इनके उत्पादनों को तीसरे देशों की निर्यात करने की भी योजना है, जिससे वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन बनी है? दोस्तों बात कर रही है जो है अमेजन, ये बन चुकी है, अमेजन इसी बन चुकी है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बात करें तो अमेजन की ब्रांड वैल्यू 299.3 बिलियन डॉलर रही है। और इसके बाद एप्पल की दोस्तों बात करती है 295.5 बिलियन डॉलर की। और गूगल की दोस्तों बात करती है 281.4 बिलियन डॉलर रही है। और भारत कंपनी टाटा समूह दोस्तों ये 69वां स्थान के शीर्ष के साथ शीर्ष में 100 में शामिल होने वाला एकमात्र ब्रांड है। और अमेजन की दोस्तों स्थापना की बात करती है 5 जुलाई 1995 की इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। और अध्यक्ष दोस्तों बात करती है जेफ बेजोस इसका अध्यक्ष हैं। और दोस्तों बात करें CEO के तो ये एडी जेसी दोस्तों इसके CEO हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें है, इसमें चौथे स्थान पर भारत रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, भारत इस पर चौथे स्थान पर रहा है। तो बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों की तो ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या और राष्ट्रीय संसाधन वित्तीय स्थिति लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों का रैंक करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों की तो बात करें अमेरिका के बाद रूस, चीन, भारत का स्थान आता है। और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों का सबसे ताकतवर देश की दोस्तों बात करती है तुर्की है। और इस इंडेक्स में अंतिम स्थान की दोस्तों बात करें 145वां स्थान करती है भूटान देश की सेना है। और जारीकर्ता की दोस्तों बात करें तो डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर इसको जारी करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोस्तों। तो ये कौन बना है? ये जो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर बन चुका है। अगर तो बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों की तो जम्मू और कश्मीर डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जम्मू कश्मीर पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली के साथ देश में डिजिटल सरकार के साथ एक मॉडल के रूप में भी उभर रहा है। जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 में भारत का एक नया राज्य था जिसे 21 अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसकी दोस्तों बात करें तो राजधानी श्रीनगर है। उपराज्यपाल की दोस्तों बात करती है मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल हैं। और विधानसभा की दोस्तों बात करती है इसमें 36 सीटें हैं। और विधान परिषद की दोस्तों इसमें 36 सीटें हैं। और विधानसभा की दोस्तों बात करती है इसमें 89 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, तो हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? तो दोस्तों ये IIT मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। और इसकी दोस्तों बात करें प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों तो IIT मद्रास ने
स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस को इनक्यूटेबिलिटी ये फॉर्म ये बनाया गया है। तो भारोस को IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन द्वारा विकसित JNK ओपनेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये विकसित किया गया था। भारत का स्वदेशी रूप से दोस्तों मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम भारोस वाणिज्यिक ऑफ द सेल्फ हैंडसेट या व्यावसायिक रूप से तैयार और बिक्री के लिए उपलब्ध दोस्तों ये स्थानांतरित किया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो बात करें भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, ये जो है ये भोपाल में ये शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखिए, भोपाल में शुरू किया गया है। तो बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों की, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 की शुरुआत 21 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में ये शुरू हुई है और यह महोत्सव 24 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा और इसका आयोजन मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि होंगे, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश को दोस्तों कौन सा बन गया है? इसका दोस्तों हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। इसका आबादी दोस्तों बात करें तो ये भारत बन चुका है, इसका डिस्कशन हम लोग दोस्तों पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों बात करें तो विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका है और WPR के अनुसार 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या दोस्तों 141.7 करोड़ थी और आधिकारिक घोषणा के अनुसार ये 17 जनवरी को चीन द्वारा घोषित 141.2 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या दोस्तों 50 लाख से थोड़ा अधिक है और भारत जहाँ की 50% आबादी 30 वर्ष से कम के हैं, दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर है। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, जिसे गेहूं, चावल, चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान दोस्तों ये दूसरा है। खाद्य तेलों के प्रमुख आयातक होने के साथ साथ भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और भारत कच्चे तेल की खरीद के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार स्टील और सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और इसके अलावा दोस्तों भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भी है। तो कई प्रमुख पॉइंट था, उसको ध्यान रखिएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? ये जो है ये क्रिस किप ये बन चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये और इसकी प्रमुख पर दोस्तों बात करें, ये चिप्पी के रूप में विख्यात हिप किंग्स ने कोविड-19 से निपटने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह पहली बार 2008 में लेबर पार्टी के लिए संसद के लिए चुने गए थे। लेबर पार्टी के कमर सेपुलोनी को उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड की, इसके प्रधानमंत्री तो ये क्रिस हिप किंग्स दोस्तों के प्रधानमंत्री, इसकी राजधानी तो ये वेलिंगटन इसकी राजधानी है और मुद्रा की दोस्तों बात करें ये न्यूजीलैंड डॉलर इसकी मुद्रा है। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल दोस्तों 20 प्रश्नों का डिस्कशन किए। जो पसंद आए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।